कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक सामाजिक व्यवस्था आज भी हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है? आज हम भारतीय समाज की दो सबसे मजबूत और कह सकते हैं स्थायी संस्थाओं की दुनिया में उतर रहे हैं, जाति और जनजाति। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वक्त के साथ कैसे बनी रहीं और कैसे बदल गईं। और यही सवाल असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो जाति व्यवस्था आज हम देखते हैं, क्या वो वही है जो सदियों पहले थी, या फिर ये कुछ पूरी तरह से नया बन चुकी है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इसका जवाब समझने से ही हमें पता चलता है कि हमारा समाज असल में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस व्यवस्था की ऐतिहासिक नींव, मतलब इसका बेस क्या था। अच्छा, सबसे पहले दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, वर्ण और जाति। देखिए, वर्ण को एक सैद्धांतिक खाका समझिए, एक थ्योरेटिकल ब्लूप्रिंट जिसमें समाज को चार बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है। लेकिन जमीनी हकीकत है जाति, मतलब हजारों स्थानीय समुदायों की एक बहुत ही जटिल और फैली हुई व्यवस्था। तो एक है सिद्धांत और दूसरी है असल जिंदगी की सच्चाई। तो ये थे वो चार वर्ण, एक साफ साफ दिखने वाला पदानुक्रम जिसने समाज को एक शक्ल दी। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये हमेशा से इतने कठोर या जन्म पर आधारित नहीं थी। समय के साथ, खासकर उत्तर वैदिक काल में, ये एक मजबूत व्यवस्था बन गई जिसने लोगों की जिंदगियों पर गहरा असर डाला। ये 6 बातें जाति व्यवस्था के बिल्कुल कोर में थीं। जरा सोचिए, किसी की शादी किससे होगी, वो क्या काम करेगा, किसके साथ खाना खाएगा, लगभग हर चीज जन्म से ही तय थी। इन नियमों ने सामाजिक जीवन को बहुत सख्ती से कंट्रोल किया हुआ था। अब ये पूरा सिस्टम है ना, दो मेन आइडियाज पर टिका था। एक तो अलगाव और दूसरा ऊंच नीच। मतलब हर जाति अलग है, लेकिन वो सभी एक बड़ी असमान सीढ़ी का हिस्सा है। और इस ऊंच नीच को सही ठहराने के लिए पवित्रता और अपवित्रता जैसी धारणाओं का इस्तेमाल किया गया, जिसने कुछ समूहों को दूसरों से ऊपर और कुछ को बहुत नीचे रखा। जाहिर है, जब कोई व्यवस्था इतनी असमान हो तो उसका विरोध भी होगा। और ये कोई नई बात नहीं है। 19वीं सदी में ही ज्योतिराव फुले जैसे समाज सुधारकों ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को सीधी चुनौती दी और सामाजिक बराबरी की मांग की। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, औपनिवेशिक काल। ये वो दौर था जब जाति व्यवस्था में एक गहरा और शायद हमेशा के लिए रहने वाला बदलाव आया। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इस जटिल समाज को समझने और इस पर शासन करने के लिए हर चीज का दस्तावेजीकरण शुरू किया। उन्होंने जनगणना यानी सेंसस शुरू किया, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने अनजाने में जाति को पहले से कहीं ज्यादा कठोर और परमानेंट बना दिया। ये एक बहुत ही अहम बात है। मतलब उपनिवेशवाद ने सिर्फ जाति को देखा नहीं, उसने इसे बदल दिया। जो पहचानें पहले शायद थोड़ी लचीली थीं, वे अब सरकारी दस्तावेजों में पत्थर की लकीर बन गई। इसने जाति को एक निश्चित और लगभग ना बदलने वाली हकीकत बना दिया। और यहीं से हम पहुंचते हैं आज के भारत में, जहां जाति की भूमिका काफी जटिल और अक्सर विरोधाभासी है। और ये आज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं, उनके लिए सार्वजनिक जीवन में जाति जैसे अदृश्य हो गई है। उसकी बात करना जरूरी नहीं लगता। लेकिन जो हाशिए पर हैं, उनके लिए ये उनकी पहचान का, उनके अधिकारों का एक बहुत ही जरूरी और अति दृश्य हिस्सा बनी हुई है। तो क्या जाति खत्म हो रही है? बिल्कुल नहीं। असल में आधुनिक राजनीति में तो ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। ये वोट जुटाने का, राजनीतिक पार्टियां बनाने का और सत्ता हासिल करने का एक मुख्य जरिया बन चुकी है। अब चलिए अपना फोकस बदलते हैं और भारत की एक और महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था पर आते हैं, जनजातीय समुदाय, जिन्हें अक्सर आदिवासी भी कहा जाता है। सबसे पहले तो इसका पैमाना समझना होगा। भारत की लगभग 8.6% आबादी जनजातीय है। ये 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वदेशी आबादियों में से एक हैं। तो एक जनजाति को क्या चीज परिभाषित करती है? बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्हें अक्सर इस आधार पर परिभाषित किया गया है कि वे क्या नहीं हैं। जाति के उलट उनके पास पारंपरिक रूप से कोई एक लिखित धर्म ग्रंथ नहीं होता, कोई केंद्रीकृत राज्य नहीं होता, या जाति व्यवस्था जैसा कठोर सामाजिक ऊंच नीच का सिस्टम नहीं होता। हालांकि जनजातीय समुदाय पूरे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन उनका विशाल बहुमत, लगभग 85%, देश के मध्य और पूर्वोत्तर के इलाकों में रहता है। और ये भौगोलिक एकाग्रता उनकी पहचान और उनकी राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन इन समुदायों की कहानी सिर्फ संस्कृति और परंपरा की नहीं है, यह संघर्ष और अस्तित्व की भी कहानी है, खासकर जब इसका सामना राष्ट्रीय विकास के प्रोजेक्ट से होता है। ये एक बहुत बड़ी और दुखद विडंबना है। जिन जमीनों पर जनजातीय समुदाय सदियों से रहते आए हैं, वे अक्सर खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होती हैं। नतीजतन बांध, खदानें और फैक्ट्रियों जैसी विकास परियोजनाओं की सबसे भारी कीमत इन्हीं समुदायों ने चुकाई है और उन्हें किसी भी दूसरे समूह से कहीं ज्यादा विस्थापित होना पड़ा है। इसका असर बहुत गहरा रहा है। उन्होंने अपनी जमीन और जंगल खो दिए, उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में आ गई। लेकिन इसी दबाव और संघर्ष ने एक नई राजनीतिक चेतना को भी जन्म दिया। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक नई, मुखर जनजातीय पहचान का उदय हुआ। और इसी संघर्ष से एक नई पीढ़ी उभरी है, एक शिक्षित जनजातीय मध्य वर्ग। अब वे सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने की मांग नहीं कर रहे हैं, वे शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक शक्ति में अपनी बराबर की हिस्सेदारी मांग रहे हैं, जिसके कारण झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्य भी बने। तो हमने देखा कि जाति और जनजाति कोई अतीत के म्यूजियम में रखी चीजें नहीं हैं, वे जीवित संस्थाएं हैं जो लगातार बदल रही हैं, नए रूप ले रही हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, भविष्य में इनका क्या रूप होगा? क्या ये कमजोर पड़ेंगी या हमारे समाज को नए और ऐसे तरीकों से आकार देती रहेंगी जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के भविष्य को तय करेगा।